जय हिंद, वंदे मातरम। आज की ये वीडियो बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए है। सब्जेक्ट है मिलिट्री स्टडीज यानी रक्षा स्ट्रैटेजी। आज वीडियो का ये 7वां भाग है, पार्ट 7। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जो महाकाव्य काल था या पुराण काल था या वैदिक काल था, उसमें जो सेनाएं होती थी, कौन कौन सी सेनाएं होती थी, कौन से अंग उनके बताए गए हैं इन पुराण काल में या महाकाव्य काल में या यूँ कहें वैदिक काल में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा ये सब्जेक्ट जो है, अपना सब्जेक्ट जो है, ये फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, महाकाव्य काल या वैदिक काल से लेकर के आज़ादी से पूर्व यानी कि 1947 से पूर्व तक का काल का हम लोगों को कवर अप करना है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि वैदिक काल में हमारी सेनाएं कितने प्रकार की होती थी। आज उनका हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो बात आती है सबसे पहले कि सेना कौन सी थी। और वैदिक कालीन सैन्य बल था चरवा दूत व्यवस्था। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इसमें सैन्य बल की। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा टीवी सीरियल में रामायण, आपने महाकाव्य जो रामायण लिखा गया महर्षि वाल्मीकि द्वारा, उसका हिंदी रूपांतर रामचरितमानस के तौर पे आया। तो उसमें जब राम वन गमन हुआ, राम वन गमन के समय में के बाद जब भरत जी रामचंद्र जी को मनाने के लिए जाते हैं तो अपने साथ में सेना भी ले गए थे। आप लोगों ने यदि ध्यान दिया हो टीवी सीरियल में तो आप लोगों को पता होगा वो अपनी चतुरंगी सेना लेकर गए थे। यानी कि उस समय कौन सी सेना का प्रचलन था? चतुरंगिणी सेना। चतुरंगिणी सेना का मतलब होता है वो सेना के 4 बल होते थे, उसमें 4 तरह की सेनाएं होती थी। उन चारों तरह की सेनाओं को लेकर वो रामचंद्र जी को मनाने गए थे, जिसको देख करके लक्ष्मण जी ने क्या कहा था कि शायद इसके मन में खोट है और ये हमें मारने के लिए हमें यहाँ खोजता हुआ आ गया है। तो इस प्रकार से जो वो लेकर गए थे, जिस प्रकार से आज के समय में हम लोग 3 सेनाएं हम लोगों के पास में है, जल सेना, स्थल सेना और वायु सेना। उसी प्रकार से पहले के सेनाओं में 4 प्रकार के बल होते थे, 4 प्रकार की सेनाएं होती थी। कहीं कहीं पर इसमें जैसे रामायण के लंका कांड में, अरण्य कांड में चतुरंगी सेना का जिक्र किया गया है। और महाभारत के अष्टांग बल में, महाभारत में इसे अष्टांग बल का नाम दिया गया है। तो इस अष्टांग बल वहाँ उस समय महाभारत, ऐसा लगता है कि जब महाभारत का काल था, महाभारत युद्ध था, उस समय के ये सेनाएं 8 अंगों में हो गई थी। 4 सेना ना होकर के 8 तरह की सेनाएं उसमें हो चुकी थी। तो आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये चतुरंगिनी सेना है क्या। चतुरंगी सेना का मतलब है वो सेना जिसमें 4 प्रकार की सेनाएं कार्य करती हैं, जिसमें सबसे पहले सेना का नाम आता है वो है पैदल सेना। 4 प्रकार की सेनाओं में 4 प्रकार की सेना, ठीक है। इसमें पहली सेना आएगी पैदल सेना, दूसरे नंबर पे आएगी रथ सेना, तीसरे नंबर पे आएगी अश्व सेना, और चौथे नंबर पे आएगी गज सेना। ये 4 प्रकार की सेनाओं में सबसे अहम बल होता था, जो सबसे अहम सेना किरदार निभाती थी, योगदान देती थी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती थी इस सेना की, पैदल सेना की। और 2 प्रकार की सेनाएं इसमें सबसे महत्वपूर्ण होती थी। सबसे पहले पैदल सेना और उसके बाद अश्व सेना। तो पैदल सेना जो थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी अश्व सेना पैदल सेना के बाद। जब इस तरह के हम आपको संगठन समझाएंगे, जब बताएंगे किस प्रकार से पैदल सेनाओं का होता था। पार्श्व पे गज सेनाएं अश्व सेनाएं होती थी, फ्रंट पे गज सेनाएं, सबसे फ्रंट पे क्या है
रथ सेना को रखा जाता। तो इस तरह से जो फ्लैंक्स बनेगा तो आपको आप लोगों को हम समझाएंगे, बताएंगे वीडियो के माध्यम से कैसे किस तरह से युद्ध किया जाता था। तो पैदल सेना जो है सबसे महत्वपूर्ण होती थी। उसके बाद अश्व सेना होती थी महत्वपूर्ण। गज सेना का भी अपना योगदान था, महत्वपूर्ण स्थान था। और रथ सेना का भी महत्वपूर्ण योगदान था। तो ये चतुरंगिनी सेना, जो चतुरंगी सेना थी, तो इसका वर्णन है कि इसमें 4 प्रकार की जो सेनाएं, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि चतुरंगी सेना का वर्णन कीजिए या चतुरंगी बल कौन कौन से होते थे। वैदिक काल में चतुरंगी सेना का या चतुरंग बल का उदाहरण दीजिए, या चतुरंग बल से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। चतुरंग बल क्या है, इस तरह से तमाम तरह के प्रश्न बन के आते हैं। तो ये चतुरंगी सेना या चतुरंग बल, इसको आप चतुरंग बल के नाम से भी लिख सकते हो, चतुरंग बल। चतुर माने 4, अंग माने भाग, और सेना बल माने सेना या फोर्स। तो 4 प्रकार की सेनाएं हुआ करती थी। इस 4 प्रकार की सेनाओं में सबसे महत्वपूर्ण सेना थी वो पैदल सेना थी। महाभारत का जो युग था या महाकाव्य काल का जो युग था, उसमें जो है 8 प्रकार की, कहीं कहीं पे 6 प्रकार की सेनाओं का जिक्र किया गया है। तो उसमें क्या है, इसमें इन 4 प्रकार की सेनाओं में 4 प्रकार की सेनाओं को और भी जोड़ दिया गया है। इस प्रकार से ये हो जाएगा अष्टांग बल के नाम से जाने जाएंगे। ये कौन से बल जाने जाएंगे? अष्टांग बल। इस तरह से हो जाएंगे 4 और 4 मिलके 8, या इसको यूँ लिख लीजिए आप, 4 ये हो गया, 5, 6, 7 और 8, ये हो जाएगा हमारा अष्टांग बल। अष्टांग बल। अष्ट माने 8, अंग माने भाग, और बल माने सेना या पुरुषार्थी। तो इस प्रकार से जो महाभारत का शांति पर्व है, शांति पर्व में इस 8 प्रकार की सेनाओं की बात कही गई है। 8 प्रकार की सेनाओं में 4 प्रकार की सेनाएं तो युद्ध करती थी, किंतु इस 4 प्रकार की सेनाओं को युद्ध करने का कोई कार्य नहीं दिया जाता था। युद्ध के पीछे क्या उनको कार्य सौंपा जाता था। युद्ध से पूर्व का कार्य इनके पास होता था। इनका काम था युद्ध में सपोर्ट करना, बैकग्राउंड सपोर्ट करना, और उनको गुप्त सूचनाएं प्रदान करते रहना। इस प्रकार से चतुरंग बल का नाम आए तो ये 4 प्रकार की सेना, जब अष्टांग बल की बात आए तो ये 8 प्रकार की सेनाओं की बात कही जा सकती है। अब बात आती है कि चर व दूत व्यवस्था क्या थी। चर क्या थे? चर का मतलब है गुप्तचर। चर का तात्पर्य है, इसको इरेज करते हैं। अब महाकाव्य काल में या वैदिक काल में चर व्यवस्था क्या थी? चर व्यवस्था हम लोग जानते हैं। चर व्यवस्था चर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? गुप्तचर। गुप्तचर, इनका कार्य क्या होता था? गुप्त माने छुपा हुआ, अर्थात ऐसी व्यवस्था, ऐसा कार्य जिसको छुपा करके अपनी पहचान छुपा करके और हमें गुप्त सूचनाएं या उस गुप्तचर को गुप्त सूचनाएं पड़ोसी देश से, पड़ोसी राज्य से, पड़ोसी टीम से या पड़ोसी व्यक्ति से किसी भी तरह से हमें उसकी गुप्त सूचनाओं को एकत्र करना है और उसे ला करके अपने राजा को या अपने सेना को प्रदान करना है। इस प्रकार से ये व्यवस्था होती थी
गुप्तचर की। दूत क्या होते थे? दूत का मतलब है दूत बराबर राजदूत, राजा का दूत। राजा का दूत, राजा के द्वारा भेजा गया हुआ दूत राजदूत होगा। जो राजदूत, इसका कार्य होता था गुप्त सूचनाएं इकट्ठा करके लाने के लिए। और इस गुप्तचर में अब अगर आप रामायण काल में आएंगे तो राम का एक गुप्तचर था दुर्मुख। यदि आप लोगों ने टीवी सीरियल में देखा हो या महाभारत के रामायण में या रामचरितमानस में पढ़ा होगा, एक तो उसमें एक श्री रामचंद्र जी का जो एक गुप्तचर था उसका नाम था रामायण में एक किरदार निभाया था दुर्मुख ने। दुर्मुख, ये दुर्मुख था जिसने ही इस दुर्मुख के कारण ही या इस दुर्मुख की सूचना पर ही श्री रामचंद्र जी ने सीता को वनवास दिया था। इस दुर्मुख, ऐसे तो अयोध्या में या रामचंद्र जी के दूतों में तमाम सारे दूत थे, किंतु राम का जो अपना पर्सनल अपना मुख्य दूत था वो कौन सा गुप्तचर था, वो कौन सा था? दुर्मुख था। दुर्मुख की सूचना पर ही जो है वो रामचंद्र जी ने सीता जी को वनवास दिया था। अब बात आती है राजदूत की। तो राजदूतों ने राजदूत में रामायण काल में राजदूत के तौर पर अंगद और हनुमान जो थे, अंगद और हनुमान ऐसे, ये दोनों ऐसे व्यक्ति थे जो राम की सेना की तरफ से राजदूत का कार्य किया था और जा करके एक तरह से ये गुप्त सूचनाएं भी लेकर आए थे कि उसका बल कितना है, किंतु इसको गुप्तचर से नहीं जोड़ के देखा जाता है, इसे राजदूत के तौर पे देखा जाता है, क्योंकि ये सीधे तौर पर वहाँ पर प्रवेश किए थे। अपने आप को भले छुपा के गए हों, जैसे बजरंगबली जी गए थे, किंतु बाद में वो समझ आ गए थे। तो इस तरह से अंगद और हनुमान जी वो क्या थे? रामचंद्र जी के दूत थे, जिन्होंने जा करके रामचंद्र जी का संदेश रावण तक पहुंचाया और वहाँ का जो भी संदेश था या जो भी सूचनाएं थी वो ला करके रामचंद्र जी को दिया। तो राजदूत को मारना उस समय पाप माना जाता था। राजदूत को दंड दिया जा सकता था, किंतु उसे मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता था। ये गुप्तचर व्यवस्था थी रामायण कालीन या महाकाव्य कालीन, महाभारत कालीन। और यदि महाभारत काल में यदि आप देखोगे तो दूत बनकर कौन गया था? श्री कृष्ण जी गए थे पांडवों की ओर से शांति दूत बनकर श्री कृष्ण जी गए थे। तो ये दूत की जो व्यवस्था थी, दूत की व्यवस्था थी, अचर की व्यवस्था थी, वो वैदिक काल में या वैदिक काल से ही चलती चली आ रही है। इसको हम लोग अभी दूत की बात आती है तो राजदूत हमारे देश के अगली क्लास में पढ़ेंगे हम लोग, या अगली क्लास में पढ़ेंगे जो सेकेंड ईयर का क्लास है। फर्स्ट ईयर में तो हम लोग को 1947 से पूर्व का पढ़ना है। तो जो गुप्तचर होते हैं, आज भी गुप्तचर है हमारे, जैसे हमारे देश की एजेंसी रा है, और इस तरह से और वहाँ पाकिस्तान की ISI है। इस तरह से और भी देशों की जो गुप्तचर एजेंसियां हैं, गुप्तचर व्यवस्था है, आज भी वो काम कर रही हैं। और जो राजदूत हैं, आज हर देश में राजदूतों का कार्यालय बना हुआ है। तो आज की वीडियो में, आज के इस भाग में हम लोगों ने वैदिक काल में सैन्य बल कौन से थे
और उनमें चर व्यवस्था यानी कि गुप्तचर और राजदूतों की क्या व्यवस्था थी, उनके कार्य क्या थे, इस तरह की बातों को जाना। आशा है आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आया होगा और आप लोगों को ये ज़्यादा से ज़्यादा पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए विषय के साथ, एक नए अध्याय के साथ, एक नई सूचना के साथ। तब तक भास्कर सर को दीजिए इजाज़त। वंदे मातरम। जय हिंद।